हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग जो क्लास 10th की एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं साथ में, क्लास 10 बायोलॉजी की, उसी क्रम में आज हमारी ये तीसरी क्लास है। तो प्यारे बच्चों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो शुरू की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उनको रेफ़र करिए पहले। अगर उनको आप देख कर यहाँ पर आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं हम लोग अपनी दूसरी क्लास से। वहाँ पर हमने देखा था कि स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है, जीवों द्वारा किया जाने वाला ऐसा पोषण जिसमें वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। किससे बना लेते हैं? अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से वे जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं ना कि जीव, ठीक है, हाँ, अकार्बनिक पदार्थ की सहायता से अपना भोजन बना लिया उसने, लेकिन जीव भी 2 तरीके के हैं। कुछ तो ऐसे हैं ना जो प्रकाश की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों को भोजन में बदल देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से उनको भोजन में बदल देते हैं। तो ऐसे जीव जो प्रकाश की सहायता से अकार्बनिक पदार्थों को किस में बदलते हैं? भोजन में, वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रकाश संश्लेषी। और जो केमिकल रिएक्शंस की सहायता से बदलते हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा? वो कहलाएंगे रसायन संश्लेषी। ठीक है, तो हमको आज देखना है कि प्रकाश संश्लेषी करते क्या हैं। प्रकाश संश्लेषी जो अपना भोजन बनाते हैं ना, उस भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, एक्चुअली में वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो देखिए, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं? देखिए, वायुमंडल में क्या होती है बेटा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये हमारे वायुमंडल में जाती है। मान लीजिए हमारे जैसा ही एक आदमी यहाँ खड़ा है, मान लीजिए हम ही खड़े हैं। ठीक, तो हम कौन सी गैस को बाहर करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब वायुमंडल में जाएगी तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं बेटा, इनकी पत्तियों के निचली सतह पर, निचली सतह का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे ये मान लीजिए हमारी पत्ती है ना, तो पत्ती की निचली सतह ये है, ऊपरी सतह ये है। तो निचली सतह पर ना बहुत सारे रंध्र होते हैं, ऊपरी सतह पर भी होते हैं, लेकिन ऊपरी की अपेक्षा निचली वाली सतह पर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो निचली सतह पर रंध्र होते हैं, और इसी रंध्र की सहायता से ये मेरी CO2 जो है ना, वायुमंडल की CO2 कहाँ एंट्री कर जाती है? पत्तियों के अंदर एंट्री कर जाती है। अब फिर ये पत्तियों के अंदर जाके बैठ गई। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि पौधे जो हैं वो जड़ों से क्या लेते हैं बेटा? जड़ों की सहायता से मिट्टी से वो क्या खींचते हैं? पानी खींचते हैं। पौधों को तो आपने तो देखा ही होगा ना कि पौधे पानी लेते हैं। तो पानी किसकी सहायता से लेते हैं बेटा? वो जड़ की सहायता से। अब जड़ में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं ना जो इस पानी को कहाँ पहुँचा देती हैं? ऊपर तक। जड़ क्या, इवन इस पूरे पौधे में होती हैं। ठीक है, तो एक ऊतक होता है, इसको हम जाइलम कहते हैं। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है ना कि पौधे जो है वो किस ऊतक के माध्यम से जल को ऊपर की ओर खींचते हैं। तो वो ऊतक कौन सा बेटा? वो है जाइलम। ठीक, तो पौधों में जो जल का संचरण होता है ना, वो किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से। जल से जल, जल से जाइलम। ठीक, तो जाइलम की सहायता से ये मिट्टी का पानी कहाँ पहुँच गया? पत्तियों तक। अब पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड है और पत्तियों में क्या है? H2O है। फिर मान लीजिए अब दिन का टाइम है। ठीक, रात का टाइम होगा तो इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन दिन का टाइम है ना, तो इस पर क्या पड़ेगा बेटा? सूर्य का प्रकाश। ठीक, सूर्य देवता गुस्साए हुए हैं, बहुत सारी सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है। जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना बेटा, तो ये जो पत्तियों के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, अभी उस पर आते हैं हम लोग क्या होती हैं। ठीक, तो पत्तियों के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी सूर्य की प्रकाश की सहायता से किस में चेंज होने लगेगा? ये चेंज होने लगता है बेटा भोजन में। देखो यहाँ पर भोजन बना हुआ है, और इसके साथ साथ में, भोजन बनने के साथ साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर C6H12O6 बना हुआ है, ये भोजन है, और साथ में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ है, और ये ऑक्सीजन गैस बनती है। और यही ऑक्सीजन गैस उन्हीं रंध्रों के माध्यम से, जिसके माध्यम से CO2 अंदर गई थी, उसी के माध्यम से ये O2 क्या होगी बेटा? बाहर आ जाती है और हमको मिलती है फिर। और हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो एक्चुअल में उन लोगों ने क्या किया? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, नीचे से क्या लिया? जल लिया जाइलम की सहायता से, फिर प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसको किस में बदल दिया? भोजन में बदल दिया, और आपको ऑक्सीजन पकड़ा दिया कि लो भैया मौज करो। समझ पा रहे हो ना आप? तो यही पूरी प्रोसेस क्या है बेटा? प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश की, देखो, प्रकाश संश्लेषण को अगर आप शब्द को तोड़ोगे ना, तो उसमें क्या दिखता है? प्रकाश और संश्लेषण। प्रकाश का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? सनलाइट। संश्लेषण का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ का निर्माण होना।
तो यहाँ पर देखो आप, भोजन का संश्लेषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, इसी वजह से नाम क्या पड़ गया, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण, हाँ सर ठीक है आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन बेटा ये एक्चुअल में ये प्रोसेस ना इतनी सीधी नहीं है। इसको हम एक केमिकल रिएक्शन में सीधे लिख देते हैं कि हमारे पास क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड आई बाहर से, नीचे से क्या लिया पौधों ने, पानी लिया। ठीक है, पानी की सहायता से क्या बना दिया, भोजन बना दिया। भोजन के साथ साथ में और हमको क्या बना के दिया, ऑक्सीजन बना के दिया। इसके साथ में और क्या दिया बेटा हमको, इसके साथ में थोड़ा सा जल भी दिया। तो यहाँ पर हम लिए 6 मोल किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मोल लिया हमने किसका, H2O का। तो यहाँ पर हमारे भोजन बना, इसके साथ साथ में 6 मोल ऑक्सीजन बनी और 6 मोल जल बना। और यही ऑक्सीजन जो है, यही ऑक्सीजन हमारी कहाँ कर दी गई, पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी गई, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक्चुअल में ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है। तो आपने कहा सर हरे पार्ट में होती है। तो बेटा हरे पार्ट में ऐसा क्या होता है, और हरा पार्ट ज़्यादातर पौधों में क्या होता है, पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो सपोज करिए हमने क्या लिया बेटा, हमने लिया एक पत्ती, जैसे आपको एक पत्ती दिख रही है, मान लीजिए एक हमारी ये क्या है, पत्ती है। ठीक, अब पत्ती को मैंने ऐसे सीधा काट दिया, पत्ती को हमने ऐसे लिया। ठीक है, उसके बाद इसको क्या किया, ऐसे सीधा काट दिया। जब सीधा काटेंगे ना तो हमको कौन सा हिस्सा दिखाई देगा, ये हिस्सा। ठीक, अब पत्तियों में देखो आप, ये बीच वाला एक डंठल का हिस्सा दिख रहा है, ये वाला। ठीक, इसको आप कहते हो मध्य सिरा, येलो कलर का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका मध्य सिरा है। जब आप इसको काटोगे ऐसे ना, तो ये मध्य सिरा कहाँ नजर आएगा बेटा, बीच में। अब जब मैंने इसको ऐसे सीधा काटा ना, तो मुझे ये कुछ ऐसा दिखा, और देखेंगे कहाँ पर, माइक्रोस्कोप में। जब हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा ना, तो ये संरचना मुझे कुछ ऐसे दिखाई पड़ी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस संरचना में क्या क्या चीज़ें हैं। कभी कभी पत्तियों में आपने देखा होगा ना, यहाँ ऊपरी सतह पर ऐसे हल्की पन्नी टाइप का कुछ लगा होता है, देखा है। ठीक है, कभी अनुभव करिएगा, नहीं देखा होगा तो देखने की कोशिश करिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो आप इस पर देखोगे ना, पन्नी टाइप की संरचना लगी होती है। वो पन्नी की टाइप की संरचना को बेटा हमने क्या नाम दे दिया, क्यूटिकल नाम दे दिया। अब उस क्यूटिकल के जस्ट नीचे देखो, एक कोशिकाओं की परत दिख रही है जो ब्लू कलर की है, दिख रही है ना बेटा। ये ब्लू कलर की कोशिकाओं की परत को हमने क्या नाम दिया, एपिडर्मिस। ये परत ऊपर की ओर भी होती है और ये परत नीचे की ओर भी होती है। देखो नीचे की ओर भी दिख रही है आपको, ये ऊपर की ओर भी है और नीचे की ओर भी है। इस परत का नाम दिया हमने एपिडर्मिस। तो एक एपिडर्मिस ऊपर की ओर है और एक एपिडर्मिस नीचे की ओर है। ऊपर वाले एपिडर्मिस को अपर एपिडर्मिस कह दिया, नीचे वाले एपिडर्मिस को हमने लोअर एपिडर्मिस कह दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कहा कि इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी सहायता से CO2 अंदर जाती है, और उन छेदों की संख्या निचली वाली सतह पर, यानी इस सतह पर ज़्यादा होती है, इस सतह पर थोड़ा कम होती है। ठीक, अब देखा हमने कि यहाँ पर जो छोटे छोटे से छेद हैं, देखो CO2 जो है इन्हीं छेदों के माध्यम से अंदर जा रही है, और ये छेद हैं कहाँ पर बेटा, एपिडर्मिस में, देख रहे हैं ना। तो इनको आपने क्या नाम दे दिया, इनको नाम दे दिया स्टोमेटा का। इन्हीं को हिंदी में आपने कह दिया कि ये क्या है, हमारे हिंदी के हिसाब से हमारे ये रंध्र हैं। क्या है बेटा, रंध्र हैं। अब ध्यान से सुनो, रंध्र पर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको 2 कोशिकाएं दिख रही हैं दोनों साइड में कुछ ऐसे करके। तो ये जो आपको ये कोशिकाएं दिख रही हैं ना, यही कोशिकाएं हमारी क्या हैं, गार्ड सेल्स हैं, जो कहाँ मिलेंगे हमको, स्टोमेटा के चारों तरफ। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि एपिडर्मिस को आप ध्यान से देखो। एपिडर्मिस की सेल्स जो होती है ना, उनमें हरित लवक नहीं होता बेटा, उनमें हरित लवक नहीं होता। लेकिन इसका एक अपवाद है, ये जो आपको गार्ड सेल्स दिख रही है ना, किसकी, रंध्र की, ये गार्ड सेल्स भी किसका पार्ट होती हैं, एपिडर्मिस का ही पार्ट होती हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें हरित लवक होता है, और जिनमें हरित लवक है वो किस में पार्टिसिपेट करेगा, वो तो प्रकाश संश्लेषण करेगा। वो हरा पार्ट होगा और उसमें कौन सी प्रक्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, समझ आ रही है बात, आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद जब एपिडर्मिस से हम लोग नीचे आए, तो हमको दिखाई दिया कि यार ग्रीन कलर की बहुत सारी सेल्स दिख रही हैं जिनमें ग्रीन कलर वाला पार्ट है ना। तो ये जो ग्रीन कलर के पार्ट वाली सेल्स दिख रही है ना बेटा, इन सेल्स को हमने एक नाम दिया, इन सेल्स को कहा गया मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स बेटा, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं ना जिनमें हरित लवक भरा होता है। तो इनमें क्या भरा होता है बेटा, इनमें भरा है हरित लवक, और हरित लवक के कारण ही इनका कलर कैसा होता है, हरा होता है।
एक्चुअल में हरित लवक के कारण नहीं होता, वो हरित लवक के अंदर एक और चीज़ होती है जिसके कारण वो रंग हरा होता है। तो हरित लवक के अंदर पाया जाता है बेटा पर्णहरिम। क्या पाया जाएगा? पर्णहरिम। इंग्लिश में इसको बोलते हो आप क्लोरोफिल। ठीक, और ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमको समझ आया ना कि क्यूटिकल होती है, उसके नीचे फिर अपर एपिडर्मिस होती है। अपर एपिडर्मिस के नीचे क्या होती हैं? बहुत सारी हरित लवक वाली सेल्स होती हैं जिनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये मेसोफिल सेल्स को आप देखो तो ये दो टाइप की दिख रही हैं, एक आपको लंबी दिख रही है थोड़ा सा, और एक आपको थोड़ा सा पहले से ध्यान से देखोगे तो आपको गोल से नजर आएंगे। ठीक है, तो जो लंबी सी है ना मेसोफिल सेल्स, उन मेसोफिल सेल्स को हमने नाम दिया बेटा पैलिसेड मेसोफिल। क्या कहेंगे हम लोग? पैलिसेड मेसोफिल्स। और जो गोल कुल संरचनाएं हमको दिख रही हैं वो क्या है बेटा? स्पॉन्जी मेसोफिल्स। तो इसका मतलब हमको ये भी समझ में आ गया, बाप रे, मेसोफिल सेल्स भी कितनी टाइप की? दो टाइप की। एक हो गई पैलिसेड जो लंबी लंबी सी हैं, ठीक है, और एक हो गई स्पॉन्जी सेल जो स्पॉन्जो मेसोफिल जो कैसी हैं? गोल सी हैं। अब याद कैसे रखोगे? पैलिसेड किसका नाम है, स्पॉन्जी किसका नाम है? पैलिसेड में देखो तीसरा अक्षर क्या है? यल है, जो कैसा है? लंबा है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है ना। ठीक है, तो आप याद रखिएगा लंबी सेल पैलिसेड है। स्पॉन्जी में तीसरा अल्फ़ाबेट आप देखो, इसमें तीसरा अल्फ़ाबेट ऐसे लंबा है, इसमें तीसरा अल्फ़ाबेट गोल है, तो याद रखिएगा गोल वाली क्या होती है? स्पॉन्जी मेसोफिल होती है। ठीक है, आगे चलें। स्पॉन्जोफिल में क्या भरा होता है? हरित लवक। हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, और जो किसके लिए जिम्मेदार होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये सेल के बीच में गैप नहीं है, लेकिन जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं उनके बीच में देखिए आपको गैप नजर आएंगे। इन गैप में एयर भरी रहती है, और इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा? एयर कैविटी नाम दे दिया। ठीक, अब बीच वाले एरिया में देखिए, बीच वाला एरिया कौन सा? ये येलो कलर वाली जो आपकी पट्टी दिख रही है ना, जिसको आप ये डंठल कहते हो, ये वाला हिस्सा, इसको बायोलॉजी की भाषा में ये मध्य सिरा है बेटा। और ये मध्य सिरा वाला हिस्सा किसका बना होता है? जाइलम और फ्लोएम का, क्योंकि यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड आएगी कैसे? जाइलम फ्लोएम है, और यहाँ पर देखो जाइलम फ्लोएम है, पानी कहाँ से आएगा? जाइलम फ्लोएम से ही तो आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ठीक है, उसके बाद फिर स्टोमेटा से क्या आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। उसके बाद क्या आ गया? हमारा जल आ गया। जल कैसे आएगा? जाइलम फ्लोएम से ही तो आएगा ना। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे, ये बीच में हो गया हमारा वैस्कुलर बंडल। जाइलम फ्लोएम को कंबाइन करके बोलते हैं ना, तो हम संवहन ऊतक बोलते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? वैस्कुलर बंडल। तो ये क्या हो गया बेटा? हमारा वैस्कुलर बंडल हो गया। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ सेल्स दिख रही हैं आपको ब्लू कलर की, उन सेल्स को हमने क्या कह दिया बेटा? बंडल शीथ सेल कह दिया। ठीक है, बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण में इनका भी इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? बंडल शीथ सेल्स हो गई। अब आप ध्यान से सुनेंगे, असल में सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? ये हरित लवक के अंदर होती है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है बेटा? हरित लवक में। और हरित लवक कहाँ होगा आप देखते हैं, तो ये जो मेसोफिल सेल्स है ना, इसके अंदर ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है ना। इस ग्रीन कलर के पार्ट के अंदर जब हमने जाके देखा ना, तो हमको एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और वो बढ़िया सा स्ट्रक्चर कौन सा था? वो बढ़िया सा स्ट्रक्चर ये वाला था। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया हमने? हरित लवक। अब हरित लवक में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हरित लवक के अंदर जाके देखा हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सहायता से, तो फिर हमने ये पाया कि इसमें एक बाहर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। अब वो मेम्ब्रेन बेटा दोहरा आवरण है, एक बाहर की ओर है जिसको आउटर मेम्ब्रेन नाम दिया, एक अंदर की ओर है जिसको क्या नाम दिया? इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है इतना? अब ध्यान से सुनेंगे, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाके हमने देखा तो हमको छोटे छोटे सिक्के जैसे संरचनाएं दिखी। ये हमको सिक्के सिक्के जैसी क्या दिख रही हैं? संरचनाएं दिख रही हैं। इन संरचनाओं को बेटा हमने क्या नाम दिया? इन संरचनाओं को हमने कहा थैलेक्वाइड्स। क्या कहेंगे हम इनको? थैलेक्वाइड्स। और थैलेक्वाइड्स का जो ग्रुप है, यानी इनका जो समूह है, जैसे देखो ये 3 थैलेक्वाइड का ग्रुप है, तो इनके ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? इनके ग्रुप को नाम दे दिया हमने ग्रेनम का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा ग्रेनम हो गया। ठीक, अब ये भी एक ग्रेनम है, ये भी सिक्कों का समूह है, ये दूसरा ग्रेनम है, और ये सिक्कों का समूह है, तीसरा ग्रेनम है। दो ग्रेनम को जोड़ने के लिए बीच में देखो एक पट्टी दिखाई दे रही है, ये वाली, आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, तो इस पट्टी को क्या कह दिया हमने? इस पट्टी को कहा बेटा स्ट्रोमल लैमेली। क्या कहोगे? स्ट्रोमल लैमेली। लिख लेते हैं यहाँ पर, ये पट्टी क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी स्ट्रोमल
लैमेली। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, स्ट्रोमल लैमेली है, दो ग्रेनम को जोड़ रखी है। ग्रेनम के अलावा बहुत सारा लिक्विड पदार्थ भी इसके अंदर भरा होता है। देखिए, इस ग्रेनम को आप छोड़ दीजिए तो ये ब्लू कलर का बहुत सारा आपको पार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस बहुत सारे लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? स्ट्रोमा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने अभी इसमें देखा था कि जो हमारी मेसोफिल सेल्स होती है उसमें हरित लवक होता है। हरित लवक के अंदर क्या होता है बेटा? पर्णहरिम होता है। तो ये तो हमारा हरित लवक हो गया ये वाला। अब इसमें पर्णहरिम कहाँ होता है? तो आप इस ग्रेना की मेम्ब्रेन पर जाइए, यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल का समूह दिख रहा है ना। ये ग्रेना की मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे होंगे। इन्हीं डॉट्स को हमने क्या नाम दे दिया? इन्हीं डॉट्स को हमने नाम दे दिया क्लोरोफिल का समूह, जिसको हमने नाम दिया फोटोसिस्टम। ठीक है, अब फोटोसिस्टम भी बेटा दो टाइप का होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको समझ आएगा ना कि इन सब के काम क्या होते हैं। अभी तो आप केवल जनरल वे में ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए लेकिन कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कभी किसी ने पूछा तो आप बता सके कि हाँ ठीक है सर ने बताया था कि हाँ फोटोसिस्टम होता है। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम की मेम्ब्रेन पर, ग्रेना की झिल्ली पर, ये ब्लैक कलर की झिल्ली दिख रही है, इस पर क्या है? आपके छोटे छोटे से डॉट्स हैं जिनको आपने फोटोसिस्टम कहा। वो डॉट्स कितने तरीके के होते हैं? वो होते हैं दो तरीके के। अब ध्यान से सुनना बात को बेटा, जो ग्रेना की झिल्ली दिख रही है आपको, ग्रेना की झिल्ली पर फोटोसिस्टम फर्स्ट भी मिलेगा और फोटोसिस्टम सेकंड भी मिलेगा। आप फोटोसिस्टम को ऐसे समझिएगा कि ये क्या है? ये क्लोरोफिल का समूह है। ठीक, समझ पा रहे हैं ना? तो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों कहाँ दिखता है? ग्रेना की झिल्ली पर। लेकिन आप स्ट्रोमल लैमेली को देखो ध्यान से, इस पर क्या लिखा हुआ? केवल PS1 यानी फोटोसिस्टम 1। तो फोटोसिस्टम 1 कहाँ पाया जाता है? स्ट्रोमा की लैमेली पर, स्ट्रोमल लैमेली पर और ग्रेना की मेम्ब्रेन पर, यानी फोटोसिस्टम 1 दोनों जगह है। लेकिन फोटोसिस्टम 2 कहाँ पाया जाता है? वो केवल और केवल पाया जाता है ग्रेना की झिल्ली पर, स्ट्रोमल लैमेली की झिल्ली पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इस हरित लवक को आप अर्धस्वायत्त अंग भी कहते हो। अपने आप में ये भी फ्री एक अंग होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसका खुद का DNA होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसका DNA है। अब आप ध्यान से सुनिए, एक्चुअल में प्रोसेस यहाँ पर होती क्या है? ये व्यक्ति है, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आई? वातावरण में आई। फिर वातावरण में क्या है बेटा? पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की क्या है? पत्तियाँ हैं। अब बढ़िया मस्त खिलखिलाती धूप निकली हुई है, पेड़ों के ऊपर बढ़िया धूप पड़ रही है। तो पत्तियों ने क्या किया? अपने इन रंध्र की सहायता से क्या अंदर लिया? CO2 को अंदर लिया। ठीक है, CO2 अंदर गई, फिर वो कहाँ पहुँची बेटा? मेसोफिल सेल में पहुँची। मेसोफिल सेल में पहुँचने के बाद मेसोफिल सेल के अंदर गई, वो पहुँची कहाँ पर? हरित लवक में। ठीक है, हरित लवक के अंदर एंट्री की तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगी? सबसे पहले वो गई ग्रेना की मेम्ब्रेन पर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वो पहुंच गई है कहाँ के पर? ग्रेना की मेम्ब्रेन के पास में। ठीक, अभी ग्रेनम के अंदर नहीं गई है, ये ना सोचिएगा कि वो थैलेकॉइड के अंदर जाती है। आप अभी इतना समझिए, वो कहाँ गई? हरित लवक के अंदर पहुँच गई। हरित लवक के अंदर है, ग्रेना की मेम्ब्रेन के थोड़ा सा बाहर है, तो स्ट्रोमा वाले पार्ट में हुई। ठीक, तो कुल मिला के ये कहाँ पहुँची? हरित लवक के अंदर पहुँची। लेकिन बेटा इतने से तो काम बनेगा नहीं, आपको क्या चाहिए? पानी भी चाहिए। तो पेड़ ने उसके लिए एक अलग सा सिस्टम निकाला। पेड़ों के अंदर क्या होता है? आप ये देख पा रहे होंगे, ये पत्ती की संरचना है, इसके अंदर जाइलम है, दिख रहा है ना? ये जाइलम और फ्लोएम दिख रहे हैं साथ साथ में। इन्हीं को कंबाइंड तरीके से हमने क्या कह दिया? संवहन ऊतक कह दिया, यानी वैस्कुलर बंडल कह दिया। पौधों ने जड़ों की सहायता से मिट्टी से पानी खींचा और उस पानी को जाइलम की सहायता से कहाँ पहुँचा दिया? इस जाइलम की सहायता से कहाँ पहुँचा दिया? पत्तियों में पहुँचा दिया। अब वो पानी कहाँ पहुँच गया? हरित लवक के अंदर भी पहुँच गया। तो अब हरित लवक में दो चीज़ें उपस्थित हो गई हैं, यहाँ से गई कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे से जाइलम की सहायता से आया हुआ पानी। अब पड़ता है इस पर सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश पड़ने से ना ये जो आपका फोटो सिस्टम है, ये फोटो सिस्टम सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने के बाद ये कुछ पदार्थ बनाता है, फिर उन पदार्थों की सहायता से हमारी क्या बनती है? शुगर बनती है, यानी हमारी शर्करा बनती है। ये जो हमारा भोजन है ना, ये किस रूप में होता है बेटा? ये शर्करा के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का क्लास था ना,
ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। एक ओवरव्यू मुझे देना था कि एक्चुअली में सिस्टम काम कैसे करता है, पत्तियों की संरचना होती कैसे है, ठीक, हरित लवक की संरचना कैसे होती है, और एक्चुअली में ये जो प्रोसेस हो रही है ना प्रकाश संश्लेषण की, ये कहाँ पर हो रही है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है। एक बार हम फिर से रिवाइंड करते हैं कि वातावरण की जो CO2 है ना वो कहाँ गई, स्टोमेटा की सहायता से अंदर गई। अंदर जाने के बाद वो कहाँ गई, मेसोफिल सेल के हरित लवक के अंदर पहुँच गई। फिर जड़ों द्वारा लिया गया पानी कहाँ पहुँचा, जाइलम की सहायता से पत्तियों के अंदर पहुँचा। पत्तियों के अंदर से वो भी मेसोफिल सेल से होता हुआ कहाँ पहुँच गया, मेसोफिल सेल के अंदर मौजूद हरित लवक में। अब हरित लवक में क्लोरोफिल नाम के दो, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी करके दो वर्णक होते हैं, ठीक, और यही दोनों वर्णक क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। क्लोरोफिल ए और बी के अलावा दो और वर्णक होते हैं जो मदद करते हैं बेटा, आप उनको भी ध्यान रखिएगा। एक को कहते हैं हम लोग कैरोटीनॉइड्स, एक को कहते हैं हम लोग ज़ैंथोफिल, ठीक। तो आप उतने डिटेल में मत जाइए, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हाँ ठीक है, पर्णहरिम होता है वो मदद करता है हमारी, ठीक है। तो बेटा आज का सेशन हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज़ है, कंक्लूड करने से पहले अगर हम लोग कोशिश करें तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिख सकते हैं। अब हमको इतना क्लियर हो गया है कि प्रकाश संश्लेषण एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो अब देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बेटा। पौधों ने क्या किया, सूर्य के प्रकाश की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से हरित लवक में, सूर्य के प्रकाश की सहायता से हरित लवक में पर्णहरिम की उपस्थिति में, पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में स्थित हरित लवक या फिर पौधों के हरे भाग में उपस्थित हरित लवक में कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल की सहायता से मिलकर क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। और यही प्रक्रिया क्या है बेटा, प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, हरित लवक में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल द्वारा शर्करा, शर्करा बोले तो बेटा भोजन, शर्करा व O2 निर्माण की प्रक्रिया, O2 निर्माण की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे क्लास पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसको, और हो सके तो अपने सुझाव भी कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पर ज़रूरतें हैं, आपको लगता है कि नहीं सर इसको भी ऐड करिए, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो देखो ये टॉपिक ना बहुत लेंदी है, तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यहाँ पर आपने समझ लिया ना कि चीज़ें कैसे घटित होती हैं। अब हम लोग देखेंगे ना कि भोजन बनने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा भी लगेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वाकई में आपको मज़ा आ जाएगा, और जब आप वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खड़े होंगे ना, तो आपको लगेगा नहीं सर आज आपने कुछ सिखा दिया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे साथ बने रहिए और लोगों तक इसको शेयर करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।